हमारे सामने ना एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि सही और गलत का फैसला आखिर करें तो करें कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नियमों को मानो, कुछ कहते हैं कि अपनी नीयत देखो। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं, उपयोगितावाद पर एक काल्पनिक संवाद, हाँ, वो एक तीसरा बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता सुझाता है। हाँ, और ये रास्ता कहता है कि देखो, नियत और नियम वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे जरूरी है नतीजा। आपके काम का आखिर में असर क्या हुआ? क्या उससे दुनिया में खुशी बढ़ी या दुख? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? बिल्कुल। और इसी सीधे साधे लगने वाले आइडिया की गहराइयों को समझने के लिए आज हम यहाँ हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर आधारित ये संवाद हमें दिखाता है कि सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी का नारा जितना सीधा लगता है उतना है नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वही ट्विस्ट इस पूरी फिलॉसफी की जान है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस उदाहरण से जो हमारे सोर्स में दिया गया है। एक गांव है जिसे तय करना है कि एक सार्वजनिक पार्क बनाया जाए या फिर एक प्राइवेट शॉपिंग मॉल। पहली नजर में तो जवाब बहुत साफ लगता है ना? पार्क सबके लिए है तो वही बनना चाहिए। सही पकड़ा। उपयोगितावाद का मतलब जो शुरुआती बिंदु है वो यही है। अच्छा, वो कहता है कि उस ऑप्शन को चुनो जिससे कुल मिलाकर खुशी बढ़े। पार्क से बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी, बुजुर्गों को टहलने की, परिवारों को साथ वक्त बिताने की। मतलब एक सामूहिक खुशी। हाँ, एक सामूहिक खुशी का स्रोत है। मॉल का फायदा वो कुछ दुकानदारों और मालिकों को होगा, और उन लोगों को जो वहां खरीदारी कर सकते हैं। फायदा सीमित है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है। मान लीजिए मॉल बनाने से गांव के 200 लोगों को पक्की नौकरी मिलती है। ये अच्छा पॉइंट है, जो उनके पूरे परिवार का पेट पालेगी। और पार्क से 500 लोगों को बस थोड़ी देर की खुशी, मतलब टहलने और खेलने का मौका मिलता है। अब खुशी को कैसे तौलेंगे? नौकरी से मिलने वाली लंबी सुरक्षा बड़ी है या पार्क की रोज की छोटी छोटी खुशी? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही उपयोगितावाद की सबसे बड़ी चुनौती भी है। खुशी को मापना। हाँ। मिल के सिद्धांत का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है कि 200 नौकरियां बराबर 500 खुश लोग। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि आपको विचार करना होगा, सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि नौकरी से मिलने वाली सुरक्षा और आत्मसम्मान का वजन कितना है, और दूसरी तरफ पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और मेलजोल का वजन कितना है। मतलब ये कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने का एक तरीका देता है। बिल्कुल, ये एक फ्रेमवर्क है। ये कहता है कि भाई भावनाओं में बहकर या पुरानी परंपराओं के आधार पर फैसला मत लो। तर्क और सबूतों के साथ ये देखो कि किस रास्ते पर चलने से इंसानों के लिए सबसे अच्छा नतीजा निकलेगा। अच्छा, इसी को कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहते हैं। हाँ, यानी परिणामवाद। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, अगर नतीजा बुरा है तो काम नैतिक रूप से सही नहीं माना जाएगा। दिलचस्प है। तो मतलब अच्छा इरादा ही काफी नहीं है, अच्छा नतीजा लाना जरूरी है। सही बात। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है जो संवाद में छात्र भी पूछता है। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खुशी है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बस खाने पीने, ऐश करने और आराम करने पर ही फोकस करें? हाँ। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब बस आइसक्रीम खा रहे हैं और वीडियो गेम खेल रहे हैं। सुनने में तो बहुत खुशी वाली बात लगती है। हाँ, और यही वो आम गलतफहमी है जहां ज्यादातर लोग उपयोगितावाद को समझने में चूक कर जाते हैं। अच्छा, अगर ये फिलॉसफी सिर्फ इतनी ही होती तो शायद इतनी महान नहीं मानी जाती। यहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल एक ऐसा आइडिया लाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। और वो क्या है? मिल कहते हैं कि हर तरह की खुशी बराबर नहीं होती। ओके। सुख की सिर्फ मात्रा, मतलब क्वांटिटी नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी भी मायने रखती है। उन्होंने सुखों को 2 हिस्सों में बांटा, निम्न स्तर के सुख और उच्च स्तर के सुख। अच्छा, मतलब सुखों की भी रैंकिंग होती है। ये निम्न और उच्च स्तर के सुख क्या हैं? निम्न स्तर के सुख वो हैं जो हमारे शारीरिक या कह लें कि हैवानी वजूद से जुड़े हैं। जैसे अच्छा खाना खाना, आरामदायक बिस्तर पर सोना, धूप सेकना। ये सुख जरूरी हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन ये वो सुख हैं जो जानवर भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई। तो फिर उच्च स्तर के सुख कौन से हुए? उच्च स्तर के सुख वो हैं जो सिर्फ इंसान अपनी दिमागी और भावनात्मक क्षमताओं की वजह से महसूस कर सकता है। जैसे कोई मुश्किल पहेली सुलझाकर मिलने वाली खुशी, कोई अच्छी कविता पढ़कर या संगीत सुनकर महसूस होने वाला सुकून, किसी दोस्त के साथ गहरी बातचीत करना। बिल्कुल, या किसी की मदद करके जो नैतिक संतुष्टि मिलती है वो। मिल के लिए ये सुख उस शारीरिक सुख से कहीं ज्यादा कीमती और गहरे हैं। तो
इसका मतलब ये हुआ कि एक किताब पढ़कर जो खुशी मिलती है वो एक शानदार दावत की खुशी से बेहतर है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? भी खाई हूं और ज्ञान और कला का भी आनंद लिया हो, हाँ, वो इंसान हमेशा यही कहेगा कि बौद्धिक और भावनात्मक सुख ज्यादा गहरे और टिकाऊ होते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए वो अपनी सबसे मशहूर लाइन कहते हैं, एक संतुष्ट सूअर होने से बेहतर एक असंतुष्ट इंसान होना है। मैंने ये पढ़ा है और ये लाइन हमेशा दिमाग में अटक जाती है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। एक सूअर की जिंदगी की कल्पना कीजिए। उसे बस खाना, कीचड़ में लुटना और सोना है। उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। वो पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन उसकी दुनिया बस इतनी ही है। दूसरी तरफ एक इंसान है, जैसे सोक्रेटिस, मतलब सुकरात। हाँ, सुकरात। जो ज्ञान की तलाश में बेचैन है। हाँ। वो सवाल पूछता है, बहस करता है। उसे समाज से निकाला जा सकता है, उसे जहर भी पीना पड़ सकता है। वो असंतोष से भरा है। तो मिल के हिसाब से सुकरात की असंतुष्ट जिंदगी उस संतुष्ट सूअर की जिंदगी से बेहतर है। कई ज्यादा बेहतर, क्योंकि सुकरात अपनी इंसानी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा है। सोचने, तर्क करने, सवाल पूछने। उसका जीवन संघर्ष भरा हो सकता है, लेकिन उसमें एक गरिमा है, गहराई है। मिल का कहना है कि वो असंतोष उस संतुष्टि से लाख गुना बेहतर है, जो बिना सोचे समझे, बिना किसी दिमागी या नैतिक विकास के मिलती है। ये इंसान होने के अनुभव को महत्व देना है। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अभिमानी या एलिटिस्ट भी लग सकता है, जैसे हम जानवरों की खुशी को कम आंक रहे हों, या उन इंसानों की खुशी को जो शायद बौद्धिक कामों में ज्यादा रुचि नहीं रखते। ये सवाल भी बहुत जायज है, लेकिन मिल का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। तो फिर उनका पॉइंट यह है कि हमें इंसानी क्षमता के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि शारीरिक सुख बुरे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ वही तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अच्छा। एक अच्छा जीवन वो है जिसमें दोनों तरह के सुखों का संतुलन हो, लेकिन हमारा लक्ष्य उच्च सुखों की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब ये तस्वीर ज्यादा साफ हो रही है। तो अगर हम इस आइडिया को कि हमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी वाली खुशी को बढ़ाना है, इसे बड़े पैमाने पर लागू करें, तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ मेरे आपके निजी फैसलों के बारे में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर उपयोगितावाद एक पर्सनल फिलॉसफी से बढ़कर एक पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी बन जाता है। अब आप उस पार्क और मॉल वाले उदाहरण पर वापस सोचिए। हाँ, अगर हम क्वालिटी वाली बात जोड़ दें तो पार्क का केस और भी मजबूत हो जाता है। कैसे? पार्क सिर्फ खेलने कूदने की जगह नहीं है, वो लोगों को प्रकृति से जोड़ता है, समुदाय को एक दूसरे से मिलने का मौका देता है, बच्चों को रचनात्मक खेल के अवसर देता है। ये सब उच्च सुखों की श्रेणी में आ सकते हैं। एकदम सही। और अब इसे सरकार की नीतियों के नजरिए से देखिए। अच्छा। सरकारें पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और यूनिवर्सिटी पर पैसा क्यों खर्च करती हैं? अगर आप सिर्फ पैसे का हिसाब देखेंगे तो शायद ये घाटे का सौदा लगे। हाँ, लग सकता है। लेकिन मिल के उपयोगितावाद के नजरिए से देखें तो ये संस्थाएं समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये आम लोगों को उच्च सुख तक पहुंचने का मौका देती हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब एक अच्छी सरकार का काम सिर्फ लोगों का पेट भरना या उन्हें सुरक्षित रखना नहीं है, नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां वो अपनी दिमागी और नैतिक क्षमताओं का विकास कर सकें। ठीक यही बात है। संवाद में भी इसे सामाजिक कल्याण, तर्कसंगत विकल्प और सामूहिक खुशी का सिद्धांत कहा गया है। यहाँ सामूहिक शब्द बहुत जरूरी है। ये हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे फैसलों का पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा। जैसे शिक्षा का अधिकार, बोलने की आज़ादी, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब उपयोगितावादी नजरिए से इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये लोगों को एक बेहतर और गहरा जीवन जीने में मदद करते हैं। अगर हम आज के जमाने का कोई उदाहरण लें, जैसे इंटरनेट। अच्छा उदाहरण है। एक सीधा साधा उपयोगितावादी शायद कहेगा कि सबको सस्ता और तेज इंटरनेट दे दो ताकि वो मनोरंजन कर सकें, वीडियो देख सकें। लेकिन मिल का नजरिया क्या होगा? मिल का नजरिया इससे कहीं आगे जाएगा। वो कहेंगे कि सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देना काफी नहीं है। तो फिर क्या? हमें डिजिटल साक्षरता, मतलब डिजिटल लिटरेसी पर निवेश करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को ऑनलाइन अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने होंगे जहां लोग अपनी रचनात्मकता दिखा सकें, नए विचार सीख सकें। लक्ष्य लोगों को सिर्फ व्यस्त या संतुष्ट रखना नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। वाह! तो जो चीज एक सरल से नियम से शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा खुशी,
वो अब एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने का पूरा खाका बन गई है। हाँ, और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी धार्मिक किताब या पुरानी परंपरा पर आधारित नहीं है। सही बात है। ये पूरी तरह से तर्क, अनुभव और इंसान की भलाई पर केंद्रित है। ये हमें कहता है कि बैठकर सोचो, सबूत देखो और वो रास्ता चुनो जिससे इंसानियत का भला हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कमाल की बात यह है कि जिस थ्योरी का नाम ही यूटिलिटी यानी उपयोगिता है, वो असल में सिर्फ फायदे नुकसान का हिसाब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिल ने इसे एक नया मोड़ दिया और कहा कि असली सवाल ये नहीं कि कितनी खुशी मिली, बल्कि ये कि कैसी खुशी मिली। हाँ, ये पूरी सोच को पलट देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ सुख की गिनती करने का गणित नहीं है, ये एक गहरा नैतिक ढांचा है जो खुशी की क्वालिटी, इंसानी गरिमा और सबकी भलाई को सबसे ऊपर रखता है। और उच्च और निम्न सुखों का ये फर्क ही इसे एक सतही सिद्धांत से उठाकर एक महान दर्शन बना देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने छोटे बड़े फैसले कैसे लेते हैं। और इसी वजह से ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी आज की दुनिया जो तुरंत मिलने वाली संतुष्टि मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिजिटल विकर्षणों से भरी हुई है, जहां हर ऐप, हर वेबसाइट हमारा ध्यान खींचने के लिए होड़ कर रहे हैं, ऐसे में हम अपने लिए और अपने समाज के लिए उन उच्च बौद्धिक और नैतिक सुखों को जानबूझकर कैसे चुन सकते हैं और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जिनकी वकालत मिलने की थी।